नमस्कार दोस्तों, वाईफाई श्रीराम के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बात करते हैं जो टॉपिक अपना चल रहा था अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उसको पूरा करने के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर हमने लास्ट टाइम में पढ़ लिया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि पढ़ ली थी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि पढ़ ली थी और पीनियल ग्रंथि पढ़ ली थी। इसके साथ साथ गले की ग्रंथियाँ थी और गले की ग्रंथियों में हमने थायराइड ग्रंथि पढ़ ली और पैराथायराइड ग्रंथि पढ़ ली। अब आते हैं हम हार्ट के पास में। तो देखो, हार्ट के पास में जो स्थित होती है वो एक ही है, हृदय के पास स्थित ग्रंथि। हृदय के पास एकमात्र ग्रंथि स्थित होती है और उस ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। देखो, जो थाइमस ग्रंथि होती है बच्चों में आकार में बड़ी होती है, यानी कि थाइमस ग्रंथि का आकार बच्चों में बड़ा होता है, बच्चों में बड़ा होता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ये छोटी होती जाती है, यानी वयस्क के अंदर बच्चों के अंदर थाइमस ग्रंथि का आकार बड़ा होता है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ेगी, उम्र बढ़ने के साथ साथ जब व्यक्ति वयस्क हो जाएगा तो उसके अंदर आपकी जो थाइमस ग्रंथि है वो आकार में छोटी हो जाएगी, एक धागेनुमा तंतु जैसी रह जाती है। कैसी रह जाती है? धागेनुमा तंतु जैसी, धागेनुमा तंतु। और ये निष्क्रिय प्रवृत्ति की होती है, यानी कैसी रह जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। तो देखो, थाइमस ग्रंथि हृदय के पास स्थित होती है, बाईं ओर, बच्चों में आकार में बड़ी होती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ आकार में छोटी होती जाती है और वयस्क के अंदर एक धागेनुमा तंतु जैसी रह जाती है और एक निष्क्रिय के रूप में कार्य करती है। अब देखो, थाइमस ग्रंथि होती है, इसके द्वारा स्रावित हार्मोन कौन से? तो थाइमस 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। थाइमस ग्रंथि 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। नंबर 1, थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। नंबर 2, थाइमिन फर्स्ट हार्मोन। और नंबर 3, थाइमिन सेकेंड हार्मोन। थाइमिन फर्स्ट और थाइमिन सेकेंड। थाइमोसिन हार्मोन, थाइमिन फर्स्ट और थाइमिन सेकेंड, यानी थाइमस ग्रंथि 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, थाइमोसिन हार्मोन, थाइमिन हार्मोन और थाइमोसिन सेकेंड। अब देखो, ये काम क्या करती है? तो देखो, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसके लिए कार्य करती है। हमारे जो WBC होता है, WBC होती है 5 प्रकार की। WBC कितने प्रकार की होते हैं? 5। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, नंबर 2 बेसोफिल, इयोसिनोफिल, अगला मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। फिर ये जो लिम्फोसाइट होती है वो 2 प्रकार की होती है, बीटा लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो हमारी जो थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित थाइमोसिन हार्मोन होता है वो टी लिम्फोसाइट के निर्माण में सहायक है। थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित थाइमोसिन हार्मोन है जो टी लिम्फोसाइट के निर्माण में सहायक है। इसीलिए यहाँ इसको हमारा प्रतिरक्षा तंत्र का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। तो टर्निंग सेंटर ऑफ इम्यून सिस्टम किसको बोला जाएगा? थाइमस ग्रंथि को। क्यों? कारण क्या है? लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के निर्माण में सहायक होने के कारण। और WBC का मुख्य कार्य है प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना। और प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत कब होगा? जब इसमें निर्माण करने में सहायक होगा। और निर्माण करने में सहायक कौन होता है? थाइमोसिन हार्मोन होता है। ठीक। और हमारे शरीर में इस मात्रा की अधिकता हो जाती है, हार्मोन ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है तो हमारे शरीर को लकवा मार जाता है। तो लकवा के लिए भी उत्तरदायी कौन है?
थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन की अधिकता से। ठीक है, ये आपका था थाइमस ग्रंथि और हृदय की ग्रंथि कंप्लीट है। अब बात करेंगे तो हृदय के पास के बाद में किडनी की ग्रंथि बोल दो या वक्क की ग्रंथि बोल दो या फिर गुर्दे की ग्रंथि बोल दो। तो अगली ग्रंथि आती है अगली वक्क या किडनी या गुर्दा की ग्रंथि इसके अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है वो पाई जाती है एड्रिनल ग्रंथि। इसी एड्रिनल ग्रंथि को हिंदी में अधिवक्र ग्रंथि कहते हैं। तो देखो हमारी जो किडनी होती है, किडनी ठीक, देखो यहां से अशुद्ध रक्त अंदर आता है, यहां से अशुद्ध रक्त अंदर आता है और अशुद्ध रक्त को किडनी में लाने का काम फुसफुसीय सीरा का होता है, धमनी का होता है, इसलिए इसको वक्क धमनी बोला जाता है। यहां से यह रक्त आता है और रक्त आगे जाके यहां पे ये नेफ्रॉन कहलाते हैं। एक किडनी में लगभग नेफ्रॉन होते हैं 10 से 12 लाख, तो दोनों किडनियों में 20 से 25 लाख होते हैं। ये नेफ्रॉन होते हैं जहां पे रक्त का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। और यहाँ पे एक भाग अंदर की तरफ होता है, दूसरा भाग बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ होता है, फिर बाहर की तरफ होता है। जो अंदर की तरफ होता है उसको कहते हैं आंतरिक भाग। और आंतरिक भाग जाना जाता है मेडुला के नाम से। ठीक है, दूसरा होता है जो बाहर की ओर होता है, इसको कहते हैं बाहरी भाग। और बाहरी भाग जाना जाता है कॉर्टेक्स के नाम से, इसको हिंदी में वलकुट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस किडनी के ऊपर एक गांठनुमा संरचना पाई जाती है। इस प्रकार की एक गांठनुमा संरचना पाई जाती है जिसको एक ग्रंथि या गांठ कह दो। इसी ग्रंथि को हम अधिवक्र ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? अधिवक्र ग्रंथि। क्यों? ग्रंथि के ऊपर स्थित होने की वजह से नाम पड़ा अधिवक्र। और अधिवक्र ग्रंथि को इंग्लिश में एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, और एड्रिनल ग्रंथि या अधिवक्र ग्रंथि दो भागों में बटी होती है, एक कॉर्टेक्स होता है, दूसरा मेडुला होता है। यहां से रक्त के शुद्धिकरण के बाद में शुद्ध रक्त होता है, वो तो इन वक्र सीरा के माध्यम से, वक्र सीरा या फुसफुसीय सीरा के माध्यम से शरीर के अलग अलग अंगों में चला जाएगा। जो अपशिष्ट पदार्थ है यहाँ से यूरिया अपशिष्ट पदार्थ जो क्षमता है वो इन मूत्र वाहिनियों के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे तो एड्रिनल ग्रंथि तो हमारी किडनी के ऊपर स्थित एड्रिनल ग्रंथि होती है और वक्र के ऊपर होने की वजह से नाम पड़ा अधिवक्र ग्रंथि। ठीक है, तो एड्रिनल ग्रंथि दो भागों में, एक का नाम कॉर्टेक्स रहेगा और दूसरे का नाम मेडुला रहेगा। अब कॉर्टेक्स कौन सी होते हैं, मेडुला कौन सी होते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 लेते हैं बाहरी भाग यानी कि आपके कॉर्टेक्स यानी वलकुट। तो देखो आगे। ठीक है, अपने किडनी के अंदर पहला भाग लेते हैं बाहरी भाग। बाहरी भाग को बोला जाता है कॉर्टेक्स।
इसी को बोला जाता है वलकुट। ठीक है, बाहरी भाग कॉर्टेक्स या वलकुट। देखो ये जो कॉर्टेक्स होता है ये सम्मिलित रूप से 50 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। यानी कॉर्टेक्स कितने प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं? 50। लेकिन आपको अलग अलग नाम याद नहीं रखना, ये सम्मिलित रूप से कार्टिकोस्टेरॉइड के हार्मोन के नाम से जाना जाएगा। कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये करता क्या है? ये हमारे शरीर पर जो तंत्रिकाएं होती है, तंत्रिकाओं के नियंत्रण में सहायक है। तंत्रिकाओं के नियंत्रण में कौन सहायक है? आपकी कॉर्टेक्स। ठीक है, इसके अलावा इसकी कमी से, इस हार्मोन की कमी से शरीर में एडिशन रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एडिशन रोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाग लेते हैं। दूसरा भाग जो आंतरिक भाग है, जिसको हम मेडुला के नाम से जाने जाते हैं, मेडुला। तो मेडुला के द्वारा एड्रिनल और एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होते हैं जो स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। तो देखो आंतरिक भाग या मेडुला भाग ये एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करते हैं जो स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर में संकटकालीन परिस्थितियों में काम आता है, इसलिए इसको संकटकालीन हार्मोन कहते हैं। इनको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, इनको करो मरो हार्मोन कहते हैं, इनको डू एंड डाई हार्मोन कहते हैं, इनको 4S हार्मोन कहते हैं, इनको 3F हार्मोन कहते हैं। तो देखो इस आंतरिक भाग यानी मेडुला के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं? तो इनके उपनाम, जो एड्रेनलिन हार्मोन है मुख्य, उसके क्या क्या उपनाम है? इसको करो या मरो हार्मोन, करो या मरो हार्मोन कहते हैं। डू एंड डाई हार्मोन, डू एंड डाई हार्मोन। दूसरी बात, इनको संकटकालीन हार्मोन कहते हैं, इनको संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। संकटकालीन हार्मोन क्यों कहते हैं? व्यक्ति के जब हार्ट अटैक आता है उस समय ये अपना काम करता है, इसलिए इसको संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। यह व्यक्ति के हृदयाघात के समय, हार्ट अटैक के समय अपना काम करता है। ठीक है, तीसरी बात, इसी वजह से इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है आगे, इसको थ्री एफ हार्मोन भी कहते हैं। 3F का मतलब क्या होगा? ये फाइट, फ्लाइट और फियर, यानी कि ये रोगों से लड़ेगा नहीं तो फिर उड़ जाएगा। ठीक है, या व्यक्ति बीमार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। इसको 4S हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर में स्ट्रेस पर नियंत्रण करता है। ये हमारे शरीर में स्ट्रेस पर नियंत्रण करता है। दूसरी बात, ये हमारे शरीर में साल्ट पर नियंत्रण करता है।
तीसरी बात, ये हमारे शरीर में शुगर पर नियंत्रण करता है। चौथी बात, ये हमारे सेक्स पर नियंत्रण करता है, जो हमारे लिंग निर्धारण होता है यानी कि सेक्सुअल पोजीशन होती है उसके अंदर कंडीशन यानी अपना कंट्रोल करता है। कौन? एड्रिनल हार्मोन। तो एड्रिनल हार्मोन को क्रोमोरो हार्मोन या डू एंड डाई हार्मोन, इसको संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं, इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं और इनको 4S हार्मोन भी कहते हैं। और इस हार्मोन की कमी से एडिशन रोग हो जाता है। इस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एडिशन रोग। और इस हार्मोन की अधिकता से कुशिंग रोग हो जाता है। इस हार्मोन की अधिकता से कुशिंग रोग हो जाता है, कुशिंग रोग हो जाता है। तो देखो, एड्रिनल ग्रंथि की कमी से तो होता है एडिशन रोग और अधिकता से होता है कुशिंग रोग। ये आपका एड्रिनल ग्रंथि थी। अब अगली आती है जनन ग्रंथि। तो जनन ग्रंथि की बात करते से पहले हम बात करते हैं कि हमने जो पीयूष ग्रंथि पढ़ी थी, हाइपोथैलेमस पढ़ी थी, पीनियल पढ़ी थी, पैराथायराइड पढ़ी थी और थायराइड पढ़ी थी। अभी हमने थाइमस और एड्रिनल ग्रंथि पढ़ी। ये महिला और पुरुषों में एक समान होती है, लेकिन अपनी आगे आने वाली जो जनन ग्रंथि है वो महिला और पुरुषों की अलग अलग होती है। तो आगे आता है जनन ग्रंथि। तो जनन ग्रंथि पुरुषों की अलग होती है, महिलाओं की अलग होती है। तो पुरुषों में नर जनन ग्रंथि होती है, नर जनन ग्रंथि होती है और जिसको हम वृषण बोलते हैं। ठीक है। महिलाओं के अंदर या मादा के अंदर अलग होती है, जिसको मादा जनन ग्रंथि बोलते हैं और ये अंडाशय होती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जीवधारियों में उनके जनन अंगों में, जीवधारियों में उनके जनन अंगों में पाए जाने वाली ग्रंथि का नाम जनन ग्रंथि होती है, जो महिलाओं की अलग होती है, पुरुषों की अलग होती है। तो नंबर 1 लेते हैं हम नर जनन ग्रंथि। नंबर 1 लेते हैं नर जनन ग्रंथि। तो देखो, इसमें बात करते हैं केवल पुरुषों के बारे में। तो पुरुषों के जनांगों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम जनन ग्रंथि है और वह ग्रंथि होती है वृषण। ठीक है। पुरुषों के जनांगों में एक जोड़ी यानी कि 2, एक जोड़ी यानी कि संख्यात्मक 2 वृषण पाए जाते हैं या एक जोड़ी जनन ग्रंथि पाई जाती है। और ये जनन ग्रंथि यानी वृषण पुरुष के वृषण कोश में स्थित होते हैं। किस में स्थित होते हैं? वृषण कोश में। ये वृषण मनुष्य में या पुरुषों में शुक्राणुओं के निर्माण में सहयोग करते हैं, शुक्राणुओं के निर्माण में सहयोग करते हैं। ठीक है। और पुरुषों में पाए जाने वाली जो जनन ग्रंथि है, ये पुरुषों में जो लैंडिंग कोशिकाएं होती है, लैंडिंग कोशिकाएं होती है, उनके लिए उत्तरदायी होती है। और पुरुषों में स्रावित जो हार्मोन होते हैं, पुरुषों में जो जनन हार्मोन होते हैं वो 2 होते हैं। जनन हार्मोन, पुरुषों में पाए जाने वाले जनन हार्मोन 2 होते हैं।